हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली ग्रेट। आज हम आ गए सर, दैट इज क्या करने के लिए, दैट इज अपनी सुपर क्विक रिवीजन करने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस चीज को डाला भी था। दैट इज कि आज हम आरटीआई की, दैट इज द फर्स्ट पेपर जो हमारा जीआईजीएल का, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में जो फर्स्ट पेपर है जीआईजीएल का, उसकी सुपर क्विक रिवीजन करने वाले। दैट इज द चैप्टर ऑफ आरटीआई। और कहाँ से करने वाले सर? समरी से हम अपने करने वाले। और ये समरी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दी थी, 2 पेजेस की समरी है। और ये समरी आपके सामने ये रही। तो ये 2 पेजेस की पूरी समरी है। 2 पेजेस में मैंने पूरा कंपाइल करने की कोशिश की है आरटीआई के एक्ट को। ठीक है जी, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर्ड हो ही गए हैं। ठीक है, तो बस ये 2 पेजेस आपको पढ़ के जाने हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इन आरटीआई। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आने से पहले एक चीज हमारे को समझनी पड़ेगी, कब आया एनफोर्समेंट में। तो सर इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को कब आया सर? दैट इज 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एनफोर्स हुआ। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ हमारा प्रोविजन भी कवर हो जाता है। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर लगता है। प्रोवाइडेड 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनैक्टमेंट टू एनफोर्स। 120 दिन मिले थे सर इनैक्टमेंट के लिए। इनैक्टमेंट के बाद 120 दिन मिले ताकि एनफोर्स हो पाए। इस पर अप्लाई होता है सर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर अप्लाई होता है। उसके बाद जितने भी सिटीजन है, दे हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन, दे हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजन। सब्जेक्ट टू प्रोविजन मतलब कुछ कहीं पर एग्जाम्पशन भी है। तो जितने भी सिटीजन है इंडिया के, उनके पास राइट है कि सर वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन। सब्जेक्ट टू प्रोविजन, तो सबसे पहला पॉइंट, एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया। 120 दिन मिले इनैक्टमेंट से एनफोर्समेंट में आने के लिए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर लगता है, ऑल द सिटीजन उनके पास राइट है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम प्रोविजंस। उसके बाद पीआईओ और एपीआईओ। अब ये पीआईओ और एपीआईओ क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। पीआईओ और एपीआईओ होता है सर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म होती है पीआईओ की पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और एपीआईओ की होती है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। इनको कंपनी दैट इज अथॉरिटीज में अपॉइंट किया जाता है, इनको अथॉरिटीज में अपॉइंट किया जाता है ताकि ये किस चीज के लिए, ताकि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डीलिंग विद द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल। तो जो भी लोग इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, तो जो भी लोग इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन किससे मांगेंगे? पीआईओ से और एपीआईओ से वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। ठीक है जी, तो फीस जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो। ठीक है जी, उसके बाद सर्टेन कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन को एग्जाम किया गया कि ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। लाइक इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटीज एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम्प्टेड है, वो चीजें आप डिमांड नहीं कर सकते। तो सर सबसे पहले हमें क्या पढ़ा? साइलेंट फीचर्स ऑफ दैट में एक, दैट इज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 120 डेज मिले इनैक्टमेंट से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर अप्लाई होता है, सिटीजंस के पास राइट है इन्फॉर्मेशन का, पीआईओ और एपीआईओ रिस्पांसिबल है। फीस डिपेंड करती है सर इन्फॉर्मेशन किस तरह की है, सर्टेन कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन एग्जाम्प्ट की गई है, और इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटीज एजेंसी की भी इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अथॉरिटी। अभी पूछ रहे पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब मींस एनी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन, मींस एनी बॉडी, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है। कौन कौन? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट का जो एस्टैब्लिश किया गया है, जो या फिर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो भी एस्टैब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, या फिर कोई भी लॉ जो बनाया गया बाय पार्लियामेंट, या फिर कोई भी जो लॉ बनाया गया बाय स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किया, या फिर ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया। तो सर कौन सा? तो कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट की जो भी एस्टैब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कोई भी लॉ जो बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर कोई भी लॉ जो बनाया गया स्टेट के द्वारा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, तो कंटिन्यू करते हैं इसके बाद हम। सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था बीच में, आई एम सॉरी। ठीक है, आगे से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या होता है सर? इन्फॉर्मेशन हेल्ड एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, एंड इंक्लूड्स अ राइट। तो किसका राइट है? लोगों का राइट है, सिटीजन का राइट है कि वो नोट्स लेके जा सकते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज लेके जा सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल्स भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है एंड दे हैव द राइट टू टेक द नोट्स। ठीक है, और राइट किसका है? सिटीजन का राइट है कि वो नोट्स लेके जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज, वर्क डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल्स कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये हम पढ़ी थे, दैट इज ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉपीज। अब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में भी लेके जा सकते हो, टेप्स में, वीडियो कैसेट्स में, फ्लॉपीज में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, या फिर प्रिंट आउट्स के थ्रू भी लेके जा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दिस इज आरटीआई। तो आरटीआई का मतलब ये है, ये जस्ट समझने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन कौन सी कैटेगरी है जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्लोजर। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। चलिए यार मैं हम स्टार्ट करते थे कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम से जिनको एग्जाम किया गया है डिस्क्लोजर से। मतलब हम कौन सी अगर आरटीआई डालते भी हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है सर। ये चीजें जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें नहीं मिलेगी क्योंकि इनको एग्जाम किया गया है सर। ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी देखना जो कंट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड होगी या किसी की लाइफ से रिलेटेड होगी या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है ना। तो वो ही कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन को एग्जाम किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है सर कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब देखते हैं सर जहां पर डिस्क्लोजर देने से क्या होगा, वुड अफेक्ट द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी इफेक्ट हो जाएगी, साइंटिफिक या स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक रिलेशन स्टेट का इफेक्ट होगा, या फिर रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट मतलब फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ अगर हमारा कोई भी रिलेशन अफेक्ट हो सकता है, या इंडिया की सिक्योरिटी या इकोनॉमी या फिर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की अफेक्ट हो सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगला तो बहुत ही आसान है, इन्फॉर्मेशन फोरबिडन बाय कोर्ट, सॉरी कोई भी कोर्ट ने अगर इन्फॉर्मेशन मना कर दी कि इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करनी तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम्प्ट है, वो भी आप नहीं मांग सकते। वेयर डिस्क्लोजर वुड कॉज द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, information including commercial confidence, trade secrets, intellectual property that would harm the competitive interest of the third party। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी that would harm the competitive interest, इसका मतलब थर्ड पार्टी उससे अफेक्ट हो जाएगी। अगर कोई ट्रेड सीक्रेट्स दे दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, ऐसा कुछ ऊपर पॉइंट था जहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा अगर कोई भी डिस्क्लोजर दे दिया तो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, तो इन्फॉर्मेशन हमने फॉरेन गवर्नमेंट से ले ली थी और बोला था कि कॉन्फिडेंट रहो हमारे पर, हमें इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे, तो वही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। एंडेंजरिंग द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो किसी की लाइफ खतरे में आ सकती है। इन्फॉर्मेशन दैट वुड रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने पर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस रोक सकती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोई भी कैबिनेट पेपर्स रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकते, डेलिब्रेशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिसर्स के, जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह में सब रहते हैं, ये मिनिस्टर्स वगैरह सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स, इनके आप जो रिकॉर्ड्स है डेलिब्रेशंस है कैबिनेट पेपर्स भी आप नहीं मांग सकते, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो एग्जाम थी फ्रॉम डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन ऑफ सीआईसी एंड इट्स टॉप्स। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, इसमें क्या बताएगा कि एक्ट के क्या क्या फीचर्स है। इसके बाद पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, आरटीआई का क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो सबसे पहला सैलिएंट फीचर, दूसरा पब्लिक अथॉरिटी, तीसरा आरटीआई के बारे में बताओ, और चौथा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम डिस्क्लोजर। इसके बाद आता है सर कॉम्पोजिशन ऑफ सीआईसी। अब कॉम्पोजिशन ऑफ सीआईसी का क्या मतलब होता है, लेट्स सी। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि सीआईसी में कौन कौन होगा और उसकी पावर्स क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पोजिशन ऑफ सीआईसी बताओ और उसकी पावर्स बताओ, तो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। जब भी वो नोटिफिकेशन दे देते हैं ऑफिशियल गैजेट में, पहले ही दे दी थी उन्होंने नोटिफिकेशन, और उसके द्वारा उसको क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया था, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। इसमें कौन कौन होगा अभी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्ट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। तो इसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जो मैक्सिमम 10 होंगे। who is appointed by the president of India, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, और कमिटी के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे सर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो होंगे वो चेयरमैन होंगे इस कमिटी के, ठीक है जी। तो एक चीज हमने अभी तक पढ़ी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके सर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जो 10 से ज्यादा नहीं होंगे, जो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, और उसके चेयरमैन कौन होंगे कमिटी के, प्राइम मिनिस्टर। जो सीआईसी होगी सर वो कोई भी मेंबर नहीं होगी पार्लियामेंट की, या किसी भी स्टेट की या किसी भी यूनियन टेरिटरी की मेंबर नहीं होगी, ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है क्वेश्चन कभी कभार इसके ऊपर, क्या वो मेंबर बन सकती है, नहीं। उसके बाद नॉट टू बी कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं करेगी या फिर अपना कोई बिजनेस नहीं करेगी, ठीक है जी। तो ये तो पॉइंट्स हो गए कंपोजिशन ऑफ सीआईसी के। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि इसकी पावर्स क्या होगी। लेट्स सी इस पावर्स में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं जस्ट चेंज कर लेता हूँ एक। Yes, तो powers कौन सी होंगी, receive complaints from any person who is not able to submit the information because the BIO is not appointed। तो सर कोई भी इनका काम क्या होगा, इनकी ड्यूटीज पावर्स क्या होगी सर की, ये कंप्लेंट्स रिसीव कर सकती है, किस पर्सन से कंप्लेंट्स रिसीव कर सकती है, किस पर्सन से जिसकी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं हो पा रही, उसकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो पा रही बिकॉज उसका पीआईओ अपॉइंट नहीं हुआ है, बिकॉज उसका पीआईओ अपॉइंट नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट अगर उसका पीआईओ अपॉइंट नहीं हुआ है तो उससे कंप्लेंट्स रिसीव कर सकता है, या कोई और पर्सन जिसकी इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूज कर दिया गया था अगर उसने रिक्वेस्ट किया भी था, कोई और पर्सन जिसको रिस्पांस नहीं दिया गया टाइम के अंदर, कोई भी ऐसा पर्सन जिससे अनरीजनेबल फीस चार्ज की गई, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो फॉल्स है, इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, या फिर अदर मैटर्स रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हुए टाइम अगर दिक्कत आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हुए अगर किसी भी पर्सन को दिक्कत आती है तो ये कंप्लेंट्स रिसीव कर सकते हैं कि सर मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने रिक्वेस्ट की थी मेरे को मिली नहीं, मैंने रिक्वेस्ट तो की थी वो रिफ्यूज कर दी गई, मैंने रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे को बहुत टाइम लग गया, मेरे से अनरीजनेबल फीस चार्ज की गई, या तो फिर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मिसलीडिंग थी, इनकम्प्लीट थी, या कोई भी ऐसा मैटर था, तो इस रिलेटेड वो कंप्लेंट्स रिसीव कर सकते हैं।
इसके बाद एक चीज यहाँ पर देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीआईसी है ना सर, वो इनिशिएट कर सकती है सुओ मोटो इंक्वायरी। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, खुद कर सकती है, और उनके पास सेम पावर्स है सर जो वेस्टेड होती है सिविल कोर्ट के पास। तो सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स होती है वो इनके पास पावर्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सर पीआईओ और उसकी ड्यूटीज की। पीआईओ और उसकी ड्यूटीज, और ये पेन थोड़ा सा खतरनाक है, नेक्स्ट पेन लेते हैं, ये लो रखते हैं। ठीक है जी, तो पीआईओ और उसकी ड्यूटीज, पीआईओ और उसकी ड्यूटीज, पीआईओ और उसकी ड्यूटीज। अब पीआईओ कौन होता है सर? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर कि इसको इन्फॉर्मेशन देनी देनी है। ठीक है जी, तो एवरी पब्लिक अथॉरिटीज में क्या किया जाता है? डेजिग्नेट किया जाता है सर क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज में सेंट्रल पीआईओ और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब ये ध्यान से सुनना कि पीआईओ की यहाँ पे ना दो बार बात होगी, एक सेंट्रल के पीआईओ होते हैं, स्टेट के पीआईओ होते हैं, एट सब डिविजनल लेवल पे भी सेंट्रल के स्टेट के एपीआईओ होते हैं। तो पीआईओ और एपीआईओ दोनों होते हैं, सेंट्रल और स्टेट के पीआईओ और एपीआईओ दोनों होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है वो पीआईओ, और यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआईओ, असिस्टेंट पीआईओ। तो वो भी सेंट्रल और स्टेट के ही होते हैं, लेकिन वो सब डिविजनल लेवल पे डेजिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है ना? तो पब्लिक अथॉरिटीज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डेजिग्नेट की जाती है सेंट्रल स्टेट पीआईओ टू में, लेकिन सब डिविजनल लेवल पे डेजिग्नेट की जाती है सेंट्रल और स्टेट एपीआईओ टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर फॉरवर्डिंग इट टू द सेंट्रल एपीआईओ। ठीक है, तो सेंट्रल पीआईओ, तो सर पीआईओ क्या करता है? जो सेंट्रल का हो स्टेट का वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन सब डिविजनल लेवल पे सेंट्रल स्टेट का एपीआईओ जो होता है, जो लोगों से रिक्वेस्ट लेता है और पीआईओ के पास सबमिट करता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया पीआईओ का। और उसके बाद आती है ड्यूटीज। अब उसकी ड्यूटीज क्या होंगी? लेट्स सी। चलो ड्यूटीज में कहते हैं सर डील विद द पर्सन, तो वो डील करेगा रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी पर्सन जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा है, चाहे वो राइटिंग में हो या फिर बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। ठीक है जी, आइदर इन राइटिंग बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। डील विद द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पर्सन इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, जो रिक्वेस्ट करना चाहता है, उसकी ड्यूटी है सर, पीआईओ की ड्यूटी है क्या? उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके साथ डील करना। इन्फॉर्मेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर अथॉरिटीज। अगर किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी से अगर वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, तो विद इन 5 डेज वो क्या करेगा? जब भी उसको इन्फॉर्मेशन, जब भी उसको रिक्वेस्ट मिलेगी 5 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा उस पब्लिक अथॉरिटी को। मे सीक द असिस्टेंस ऑफ अदर ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स का असिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर आइए, आइदर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज। अब 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे या रिजेक्ट कर दे रीजन के साथ, या रिजेक्ट कर दे रीजन के साथ। ये 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे या रिजेक्ट कर दे रीजन के साथ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जहां पर वो रिजेक्ट कर देगा, जहां पर वो रिजेक्ट कर देगा, तो फिर उसको क्या क्या बताना पड़ेगा? वेयर रिजेक्टेड, रीजंस बताने पड़ेंगे, पीरियड ऑफ अपील बताना पड़ेगा, और एप्लेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी और उसने मुझे बोल दिया कि मैं 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन जर्नली देनी होती है, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर रहा है और रीजन देना चाहिए। और रिजेक्ट कर रहा है तो उसको रीजन क्या देने पड़ेंगे? उसको रीजन बताने पड़ेंगे, उसको पीरियड ऑफ अपील बताना पड़ेगा कि सर इतने टाइम में आप इसके ऊपर अपील कर सकते हो कि अगर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं, तो और उसके एप्लेट अथॉरिटी मतलब जहां पर अपील होगी उसके पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे। उसके बाद पीआईओ क्या करेगा? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अनलेस it would disproportionately divert the resources of the public authority and that would be detrimental to the safety of the record। क्या कहना चाहते हैं कि पीआईओ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, लेकिन अगर वो डेट्रीमेंटल है, मतलब वो क्या खतरनाक है, मतलब क्या है सर? दैट इज अगर वो रिकॉर्ड की सेफ्टी को अगर इफेक्ट करेगा ना, तो फिर इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि डील करता है ड्यूटीज ऑफ पीआईओ में, ये डील करेगा इन्फॉर्मेशन किससे? पर्सन से डील करेगा जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है। 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जनरली कर दी जाती है। 5 दिन के अंदर अगर उसको पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदर पब्लिक अथॉरिटी को, अगर वो इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है। अदर असिस्टेंस ले सकते हैं अदर ऑफिसर्स का। ठीक है जी, जनरली 30 दिन के अंदर करना होता है, रिजेक्ट कर सकते हैं रीजन के साथ। रिजेक्ट करेगा तो रीजन बताने पड़ेंगे, पीरियड ऑफ अपील बताना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर देखो, रीजन बताने पड़ेंगे, पीरियड ऑफ अपील बताना पड़ेगा, और अपीलेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स भी बताने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अगर रिक्वेस्ट किस तरीके से करनी है, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि रिक्वेस्ट, एक पर्सन फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट किस तरीके से करेगा, इन्फॉर्मेशन किस तरह से मांग सकता है? तो उसको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, राइटिंग में चाहे सबमिट करे, इलेक्ट्रॉनिकली करे, और उसको विद फीस देनी पड़ेगी। जनरली इन्फॉर्मेशन है जैसे मैंने बताया 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है, 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है कि किसी की लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो। ठीक है जी, अगर किसी की लाइफ का सवाल है तो 48 आवर्स के अंदर ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 35 डेज के अंदर सर अगर रिक्वेस्ट आपने एपीआई को की है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा जब एपीआई के पास जाती है तो एपीआई पीआईओ को क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे 5 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम फ्रेम, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डीम्ड रिफ्यूजल इफ एक्शन इन 30 डेज। डीम्ड रिफ्यूजल इफ एक्शन इज टेकन इन 30 डेज का क्या मतलब होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन मांगी और जनरली इन्फॉर्मेशन आपको 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, पीआईओ से मांगी और 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, तो ये डीम्ड है, ये मानना ही पड़ेगा कि वो रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है जी, चाहे वो आपको रिजेक्ट करे ना करे विद रीजन, तो ये मान लिया जाएगा कि रिफ्यूजल है। 30 डेज
इफ द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज आर इन्वॉल्व, तो थर्ड पार्टी का अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 40 डेज भी लग सकते हैं उस केस में, ठीक है। इस पॉइंट में क्या है, टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम्स यहाँ पे दिए गए हैं 35 डेज 48 आवर्स, तो भी जो भी टाइम लिया जाएगा ना वो इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं सर अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर अपील। अब आपको अपील किस तरीके से करनी है, तो चलिए आओ देखते हैं सर। पर्सन हु डज नॉट रिसीव द डिसीजन विद इन द टाइम, इसका क्या मतलब है, डिसीजन किस की बात, कौन से डिसीजन की बात हो रही है, कौन से डिसीजन की बात हो रही है सर, यहाँ पे डिसीजन की बात हो रही है, दैट इज इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अपील किस तरीके से करना है, जो जिस पर्सन को टाइम के अंदर दैट इज रिक्वेस्ट का जो आंसर है वो नहीं मिला, तो पर्सन एग्रीड क्या कर सकता है, बाय द डिसीजन और मे फाइल अपील। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अपील अंडर आरटीआई का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या डीम्ड रिफ्यूजल था, तो जैसे मैंने कहा था ना ऊपर हमने पढ़ा था कि अपील कर सकता है, तो फिर अगर वो रिजेक्ट करता है तो मुझे उसको क्या क्या बताना पड़ता है, वो क्या क्या बताते हैं, मुझे रीजन बताता है कि मैंने आपकी रिजेक्ट क्यों करी रिक्वेस्ट। उसके बाद पीरियड ऑफ अपील बताता है कि इतने दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हो, और एपेलेट अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन बताता है। तो हम इस डिसीजन से अगर अफेक्टेड है और हमें लगता है हम एग्रीड फील करते हैं, एग्रीड का मतलब होता है जो एग्रीड पार्टी कौन सी होती है, वो पार्टी जो सफर करती है, ठीक है ना। तो उसको एग्रीड पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि यार ये डिसीजन गलत है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। तो एग्रीड पार्टी क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। फर्स्ट अपील कहाँ पे होती है सर, अब इसको ध्यान से देख लेना, फर्स्ट अपील और ये आता है सेकंड अपील, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील ये दोनों चीजें यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, ये फर्स्ट अपील है और ये सेकंड अपील है, इसको छोटा, चलो जी। अब फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कहाँ पर होगी, फर्स्ट अपील जो होगी सर दैट इज टू द ऑफिस सीनियर इन रैंक टू पीआईओ, टू द पीआईओ इन कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी विद इन 30 डेज। इसका क्या मतलब है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप किसको अपील कर सकते हो, उसी कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी में जिसमें पीआईओ था, उसी पब्लिक अथॉरिटी में जो उसका सीनियर ऑफिसर होगा, सीनियर ऑफिसर इन रैंक जो होगा उसको आप कर सकते हो। और कब से कर सकते हो, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट और रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिसीट ऑफ डिसीजन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट का मतलब 30 डेज, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जर्नली। लेकिन अगर आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आप सीनियर ऑफिसर इन रैंक जो होगा उस कंसर्न अथॉरिटी में उसको आप अपील कर सकते हो। या फिर रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल उसने 20 दिन के अंदर ही मना कर दिया था ओरिजिनली जो पीआईओ था कि हम आपको नहीं देते, और साथ ही साथ उसने ये काम भी किया था दैट इज रिजेक्ट किया था, तो रीजन बताए थे, पीरियड ऑफ अपील बताया था, एपेलेट अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन बताए थे, तो उस 20 दिन के बाद 30 डेज के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज लिखी है, ध्यान रखना, ये पॉइंट देखना है यहाँ पर, ये लिखा है डिले में बी कंडोन्ड ऑन शोइंग सफिशिएंट कॉस्ट। तो अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट शो कर पाते हो तो आपको डिले कंडोन किया जा सकता है। कंडोन मतलब आपको क्या किया जा सकता है, दैट इज 30 डेज से ज्यादा का भी टाइम दिया जा सकता है, मतलब एक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन सफिशिएंट कॉस्ट होना चाहिए कि 30 डेज के अंदर में अपील क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। सेकंड अपील, फर्स्ट अपील से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सेकंड अपील भी कर सकते हो। सेकंड अपील आप सीआईसी और एसआईसी को कर सकते हो, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और कितने दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर कर सकते हो। और 90 डेज कहाँ से, ऑन द विच द डिसीजन वाज गिवन और वुड हैव गिवन, ठीक है जी। तो फर्स्ट अथॉरिटी से फर्स्ट अपील में जब भी आपको डिसीजन मिल जाना चाहिए था तब से, या फिर जब मिल जाना चाहिए था या जब से आपको मिल गया, ठीक है, वहां से आपको 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, सीआईसी को और एसआईसी को क्या करना है, अपील कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बाय द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, बाय द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। अगर आप एग्रीड फील करते हो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के इन्फॉर्मेशन डिसीजन के बाद भी, तो आप सेकंड अपील कर सकते हो, सीआईसी को कर सकते हो या फिर एसआईसी को कर सकते हो विद इन 90 डेज, ठीक है। 90 डेज कहाँ से, ऑन द डेट जहाँ से डिसीजन आ गया था फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का, यहाँ से या फिर आ जाना चाहिए था। यहाँ पर भी सेम बात लिखी है सर, ये जो डिले है वो कंडोन किया जा सकता है अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट शो करते हैं तो, ठीक है जी। इसके बाद एक आता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया था, अगर आप दिसंबर 20 का टर्म देखें, दिसंबर 2020 का, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है जी। तो सेक्शन 20 में बोलता है कि पेनल्टी इंपोज करता है सर पीआईओ के ऊपर फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन क्या आया था कि सेक्शन 20 किस चीज की बात करता है, सेक्शन 20 बात करता है कि पीआईओ के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर पाए सफिशिएंट टाइम में, या फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 20 किस बात की पड़ता है, इंपोजेस पेनल्टी ऑन पीआईओ फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और जो फाइन है उसके ऊपर कितना लगेगा, 250 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 25,000, 250 रुपीज पर डे, 250 रुपीज पर डे तो मैक्सिमम 25,000 रुपीज लग सकता है। और किन किन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए, दैट इज ये जो पॉइंट्स है, इन सब चीजों के लिए क्या लग सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, आपको याद होने चाहिए और जिसको मार्क करते हैं। सबसे पहले फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, तो जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी सर, ठीक है। अगर किसी की इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर भी ली थी, मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, तो इन्फॉर्मेशन डिले करी, दी ही नहीं गई, मेलाफाइडली डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, मेलाफाइडली का मतलब होता है फ्रॉडलेंटली, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को डिनाई करने से मना, डिनाई कर दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन ही इसने एक्सेप्ट नहीं करी। दूसरा,
डिले किया इन्फॉर्मेशन में, या फिर क्या किया, मैलिफाइडली डिनाई किया कि इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, या फिर नोइंगली मतलब इंटेंशनली उसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद या फिर उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई थी, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो किसी भी तरीके से इन एनी मैनर इन्फॉर्मेशन देने से, फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए सर। नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, मैलिफाइडली डिनाइंग द इन्फॉर्मेशन, denying delaying in the information, delaying in giving the information, knowingly giving incomplete information, incorrect information या misleading information, destroy कर देना information जो मांगी गई थी। फॉर एग्जांपल कोई पेपर मांगा गया था आरटीआई के थ्रू, उस पेपर को उसने जला दिया, ठीक है ना, और ये गलत काम कर दिया ताकि वो जो उसमें पेपर में इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई थी वो बाहर ना आए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई थी वो डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर किसी भी तरीके से फर्निश करने में इन्फॉर्मेशन में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा। तो ये था सर हमारा, दैट इज पूरा का पूरा दैट इज आरटीआई। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आरटीआई में नहीं है, ना ही मॉड्यूल में, ना ही पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा रिवाइज हो गया। सबसे पहले हमने कौन सा रिवाइज किया कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के, उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, एक आरटीआई में क्या क्या मतलब होता है, उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज के इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट किया गया है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सीआईसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कीजिएगा, बहुत बार आ चुका है। उनकी ड्यूटीज हमने पढ़ी यहाँ पर सीआईसी वगैरह की, ठीक है। उसके बाद पीआईओ और उनकी ड्यूटीज यहाँ से शुरू होती हैं, ये भी मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिक्वेस्ट आपको किस तरीके से करनी है, एक बार ये भी आया हुआ है, और अपील किस तरीके से करनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और फर्स्ट अपील और सेकंड अपील और पेनल्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद पास्ट एग्जामिनेशन का फ्री क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में पूछा भी गया था, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हैं, और साथ ही साथ जितना भी प्रोविजन है वो भी यहाँ पे हमारे कवर हो गए, ठीक है जी। तो यही था बस आज के लिए, जिसमें हमने सोचा कि सुपर क्विक रिवीजन हो ही जानी चाहिए इस चीज की, दैट इज आरटीआई की समरी। और ये समरी मैंने पहले ही कहा था, रिवीजन नोट्स हैं ये, समरी आप जो भी करना चाहो उसे, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है जी। फिर मिलेंगे फिर एक रिवीजन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।